स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रैक्टिस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आप सभी तो जानते हैं कि प्रैक्टिस एजुकेशन आप सभी बच्चों के 10th और 12th बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लाया है सीबीएसई बोर्ड सीरीज। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज मैं आपके लिए क्या नया लेकर आई हूँ। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, चैप्टर नंबर 7 एंड दिस विल बी योर पार्ट 1। ठीक है, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम में मैक्सिमम मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आना फिक्स है ही है। अभी अकॉर्डिंग टू द मतलब करंट ईयर सैंपल पेपर इस साल 6 मार्क का क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाला है, लेकिन हर साल इस चैप्टर से 8 मार्क का क्वेश्चन आता था, फिक्स था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। क्यों? क्योंकि अभी पार्टनरशिप के हम कंटिन्यूअसली चैप्टर्स पढ़ रहे थे, तो पार्टनरशिप थोड़ा सा एक लिंक में था। अब कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ कंसेप्ट हमारे न्यू हो जाएंगे। ठीक है, चलो सो स्टार्ट करते हैं। Before that, an important thing, if you want to purchase the paid subscription of Pradis, so it is just available, it is available only at just ₹9,999 yearly subscription price है ये from class KG to class 10th। Actual price जो है वो 30,000 है, बट ये अभी आपको मिल जाएगा 9,999 में। This is offer price and same goes with class 11th and 12th also। Class 11th and 12th का भी जो yearly subscription price होता है वो होता है 30,000 का, बट ये अभी आपको अवेलेबल है 9,999 में, अगर आप इस कूपन कोड का यूज करते हैं तो। ओके, एंड इफ यू परचेज आवर पेड सब्सक्रिप्शन देन वी ऑफर यू क्लासरूम वीडियोस, 3D वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, स्मार्ट बोर्ड वीडियोस, रिसेंट टाइप लेक्चर्स, हर तरीके की वीडियो आपको हमारी ई लर्निंग ऐप पर मिल जाएगी। इसी के साथ टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज कंटेंट, फ्री सोल्यूशन, प्रैक्टिस टेस्ट, वर्कशीट, डाउट सेशन, दीज ऑल आर द थिंग दैट वी ऑफर टू आवर paid subscribers। All right, चलो so let's get started with our today's class and today's topic is accounting for share capital concepts। आज हम कुछ न्यूमेरिकल नहीं करेंगे, आज कुछ मैं आपको न्यूमेरिकल पोर्शन या कुछ हैवी क्वेश्चंस नहीं कराऊंगी। आज हम सिर्फ बेसिक छोटे छोटे से कंसेप्ट समझेंगे अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बिल्कुल बेस से स्टार्ट करेंगे। कंपनी क्या होता है, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं, शेयर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के शेयर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं, ये सारा जो बेसिक है वो हम आज के क्लास में स्टार्ट करेंगे। आई नो आपको पता है, लेकिन फिर भी हम इसको रिकॉल करेंगे, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होगा, तो उनके लिए ये सब चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, न्यू है। चलो सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट्स स्टार्टेड विद द मीनिंग ऑफ कंपनी। ठीक है, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ व्हाट, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपनी। ठीक है, अब जो अगर थोड़ा सा हम एक साल पीछे चलते हैं और आपकी जो बिजनेस स्टडीज था पिछले साल का, दैट इज 11th क्लास का, उसमें चैप्टर नंबर 2 पे जाओ तो आपको वहां पे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में आपने जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ा होगा, और काफी डिटेल में आपने प्रीवियस ईयर में इस चैप्टर की स्टडी की है। ठीक है, और इसके अलावा आपने एक चैप्टर और पढ़ा होगा, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि जब आपको कोई कंपनी स्टार्ट करनी है तो आप कैसे करोगे, इनकॉर्पोरेशन की स्टेजेस क्या होती है, वो सारी चीजें आप पढ़कर आए हो, तो कहीं ना कहीं बेसिक आइडिया तो आपको होगा ही होगा कि कंपनी होती क्या है और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसा होता है। ठीक है, तो चलो उसी चीज को थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं कि कंपनी क्या है। तो कंपनी तो सबसे बड़ी बात है, एक बोल सकते हो आप कि एक लार्ज स्केल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक टाइप ऑफ बिजनेस है। ये क्या है? दिस इज अ टाइप ऑफ बिजनेस, एक बिजनेस का टाइप है। ठीक है, हमने बहुत सारे बिजनेस पढ़े थे, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, ठीक है, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, उन्हीं में से एक पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी या कंपनी। अब अगर आपको अपना बिजनेस वेरी लार्ज स्केल पर ऑपरेट करना है, आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में करोड़ों की कैपिटल इन्वेस्टेड हो, आप चाहते हो कि आपका जो बिजनेस है मोर देन वन सिटी, मोर देन वन स्टेट या मोर देन वन नेशन जो है आपका बिजनेस ऑपरेट करे। ठीक है, आप चाहते हो कि आपके बिजनेस में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हो, हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉयज आपके बिजनेस का पार्ट बने, 100 ऑफ आपको जो है सर्विसेज प्रोवाइड करें, आप एक बहुत बड़े लेवल पर आपका बिजनेस नेटवर्क हो, तब आप कौन सा बिजनेस फॉर्म जो है चूज करेंगे। इन दैट केस आप चूज करेंगे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, कौन सा बिजनेस फॉर्म यूज करेंगे? कंपनी फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, अब कंपनी फॉर्म का कुछ फीचर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको कंपनी खोलनी है, सपोज आई वांट टू स्टार्ट माय कंपनी, तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मतलब एक तरीके से एक बिल्डिंग खोलूंगी और उसमें रॉ मटेरियल ला दूंगी और मैं कुछ एम्प्लॉयज को हायर कर लूंगी और मेरी कंपनी खुल गई और उस पर मैंने नेम प्लेट लगा दी ABC लिमिटेड या XYZ लिमिटेड। ऐसे कंपनी स्टार्ट नहीं होती। ऐसे आप पार्टनरशिप स्टार्ट कर
कर सकते हो, ऑप्शनल है वैसे तो ये। और एक पॉइंट पर आप ऐसा सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, कि आपका सिर्फ एक आइडिया था, ठीक है, आपका सेल्फ इनिशिएटिव था और आपने क्या किया, बिजनेस ओपन कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। लेकिन जहां बात कंपनी की होती है तो कंपनी ऐसे नहीं खोली जाती। कंपनी आप अपने मन से कुछ भी नाम जो आपके माइंड में आ रहा है वैसे आप नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते, क्या प्रॉब्लम है? तो कंपनी का बर्थ लॉ से होता है। आपको जो है रजिस्ट्रार ऑफिस में अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कराना ही होगा। जब आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफिस में करा लेते हैं तब कंपनी आपकी बर्थ होती है, तब आपकी कंपनी ओपन होती है। और जो नाम होता है वो आप सजेस्ट करते हैं, अप्रूव रजिस्ट्रार ऑफिस से होता है। तो बेसिकली कंपनी किस तरीके का बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो किससे बर्थ होता है, लॉ से बर्थ होता है जिसका, और जिसका एंड भी, अगर आपको बिजनेस ऑफ करना है, बिजनेस बंद करना है, कंपनी क्लोज करनी है, तो आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में जहां उसका रजिस्ट्रेशन था, जहां उसका इनकॉर्पोरेशन हुआ था, वहां से आपको उसका नाम विड्रॉ करवाना पड़ता है, वहां से आपको उसका नाम कैंसिल कराना होता है। इन दैट केस ओनली आपका जो बिजनेस है या आपकी जो कंपनी है वो एंड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिक चीज क्या है कि आपका जो कंपनी है ये ओपन लॉ से होती है, क्लोज भी लॉ से होती है, ठीक है। कौन से लॉ से होती है, कौन से एक्ट से होती है? तो कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। कंपनीज एक्ट के अंदर आपको अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराना होता है, उसकी पूरी लीगल प्रोसीजर जो है वो आपको फॉलो करनी होती है, देन ओनली यू विल बी एबल टू ऑपरेट योर बिजनेस। अब एक बार आपने कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा लिया, एक बार आपकी कंपनी ओपन हो गई, इनकॉर्पोरेट हो गई, उसके बाद कंपनी की जो एंटिटी है, आइडेंटिटी है, वो उनके ओनर्स से बिल्कुल सेपरेट हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, ठीक है। और ओनर की इंसॉल्वेंसी, ओनर की डेथ या ओनर का कोई भी एक्टिविटी का इम्पैक्ट उस बिजनेस पे नहीं पड़ता, ठीक है। उस बिजनेस पर ओनर की कोई भी एक्टिविटी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। तो एक ये चीज़ है। इसके अलावा जो कंपनी है, कंपनी के ओनर्स कौन होते हैं? तो कंपनी के ओनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स। कौन होते हैं कंपनी के ओनर्स? कंपनी के ओनर्स शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है। अब इस चीज को आप थोड़ा सा ऐसे समझो, शेयर और शेयर होल्डर का कंसेप्ट, कि सपोज मेरी कंपनी है और मेरी कंपनी की कैपिटल, ठीक है, मेरी कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है? अब कंपनी की कैपिटल तो मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में होती है, तो मैंने अपनी कंपनी की कैपिटल कुछ 50 लाख रखी। कितनी है मेरी कंपनी की कैपिटल? मैंने अपनी कंपनी की कैपिटल 50 लाख रखी। तो 50 लाख इज अ ह्यूज अमाउंट, इज अ बिग अमाउंट। एक पर्सन अकेला ही उसको इन्वेस्ट करे, है ना। ये तो मैंने लाख की बात की, बट एक्चुअली जब कंपनी एग्जिस्ट करती है तो उनकी रजिस्टर्ड कैपिटल, उनकी ऑथोराइज्ड कैपिटल कितनी होती है? बियॉन्ड 1, मतलब बियॉन्ड करोड़ होती है, मतलब करोड़ मिलियंस में उनकी कैपिटल्स होती है, ठीक है। तो कैपिटल, इतनी बड़ी कैपिटल एक अकेला पर्सन क्या है, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो क्या करोगे जब आपको एक अकेले पर्सन की कैपेसिटी नहीं होती है इतना बड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करने की, तो क्या करी जाती, कॉन्ट्री की जाती है। एक अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, लेकिन बहुत सारे लोग अगर छोटा थोड़ा अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं तो इतना बड़ा अमाउंट हो जाएगा। तो क्या किया मैंने, अपनी जो 50 लाख कैपिटल है उसको कुछ 50,000 यूनिट्स में डिवाइड कर दिया। कितनी यूनिट्स में डिवाइड किया है? 50,000 यूनिट्स में मैंने इसका डिवीजन कर दिया, ठीक है। तो मेरी हर एक यूनिट, मतलब पर यूनिट कितने की हुई? पर यूनिट मेरी हुई 100 रुपीज़ की। तो मैं हर एक व्यक्ति से 100 रुपये लूँगी, और ऐसे कितने व्यक्ति से 100 रुपये लूँगी? मैं 50,000 लोगों से, मतलब 50,000 लोग मैक्सिममली मुझे अगर 100 रुपये देते हैं तो मेरे पास 50 लाख कैपिटल हो जाएगी, ठीक है। तो बस कंपनी यही कंसेप्ट यूज़ करती है। जैसे कि अगर आप लोग अपने बर्थडे पार्टीज करते हैं, या बर्थडे पार्टीज छोड़ो, अगर हाँ चलो बर्थडे पार्टी का भी एग्जांपल ले लेते हैं। अब बर्थडे पार्टी में जाते हैं अपने फ्रेंड की, तो आप उसको क्या करते हैं, कुछ गिफ्ट देते हैं। अब आप सोचते हो कोई अच्छा बड़ा गिफ्ट दे दिया जाए, जैसे कि स्मार्ट वॉच है, या कोई ऐसा गिफ्ट जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव या कॉस्टली आता है। तो आप क्या करते हो, आप सारे फ्रेंड्स सोचते हो हम कॉन्ट्री कर लेते हैं, थोड़ा 500 सब लोग कॉन्ट्री कर लेते हैं। 500 कॉन्ट्री करते हैं और 10 लोग हैं, 500 कॉन्ट्री करेंगे अगर 10 लोग, तो कितना पैसा हो जाएगा? 5,000 हो जाएगा। 5,000 में एक अच्छी स्मार्ट वॉच आ जाएगी, ठीक है। तो आप ऐसा करते हो ना, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति 5,000 की स्मार्ट वॉच खरीदेगा तो उसको एक्सपेंसिव पड़ेगा, उसको महंगा पड़ेगा देना। लेकिन अगर आपको गिफ्ट देना है तो आप कॉन्ट्री करके दे सकते हो, ठीक है। तो बस यही कंसेप्ट कंपनी फॉलो करती है। कंपनी की कैपिटल बहुत सारी होती है, एक अकेला व्यक्ति इतनी कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर पाता, तो कंपनी क्या करती है, कॉन्ट्री करती है कुछ लोगों से, 50,000 लोगों से, ठीक है। मतलब जितनी भी उसकी कैपिटल है, और पर कैपिटल की प्राइस जो भी, मतलब पर
यूनिट की प्राइस जो भी होगी, ठीक। तो कंपनी का जो यहाँ पे जो है, यहाँ पे टर्म्स यूज की जाती हैं। क्या टर्म्स यूज की जाती हैं? ये जो पर यूनिट है कैपिटल की प्राइस, इसको बोलते हैं शेयर। क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं बेटा शेयर। और जो इस शेयर को परचेज करता है या जो इस शेयर को कॉन्ट्री करता है, जो पर यूनिट 100 रुपीज कॉन्ट्री करते हैं, ये 50,000 लोगों ने 100 रुपये कॉन्ट्री किए हैं, ये कहलाते हैं शेयर होल्डर्स। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं शेयर होल्डर्स, ठीक है। हर एक शेयर होल्डर 100 रुपये, हर एक शेयर होल्डर पर पर्सन 100 रुपये देगा, तो इस हिसाब से 50 लाख कैपिटल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है यहाँ का कंसेप्ट। और जो ये परचेज करते हैं या जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो कहलाते हैं शेयर होल्डर। अब द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि चलो भाई, हमारा आपके क्वेश्चन दिमाग में दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा कि चलो हमारा दोस्त है, उसका बर्थडे है, इसलिए हम उसके बर्थडे में 500 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि हम तो वहाँ पे जाके पार्टी करेंगे, वो हमको डिनर कराएगा, लंच कराएगा, स्नैक्स देगा, व्हाटएवर, ठीक है। इसलिए हम उसको इस रिटर्न में गिफ्ट दे रहे हैं। बट ये जो लोग हैं 50,000 लोग, ये 50,000 लोग 100 रुपये क्यों दे रहे हैं? इनको क्या मिलेगा भाई? व्हाट इज द रीजन कि ये 50,000 पीपल्स क्यों 100 रुपीज कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? बिकॉज इनको क्या मिलेगा? इनको डिविडेंड मिलेगा। क्या मिलेगा इनको? डिविडेंड। अब भाई ये डिविडेंड क्या होता है? तो डिविडेंड इज द प्रॉफिट ऑफ शेयर होल्डर्स, ठीक है। कंपनी क्या करेगी? कंपनी ये 50 लाख रुपीज है, कंपनी इस 50 लाख को अपने पास रखेगी नहीं ना, इससे बिजनेस करेगी। अगर बिजनेस करेगी तो कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है। कंपनी ने 50 लाख रुपीज लगाए और 50,000 रुपीज का प्रॉफिट अर्न किया। अब कंपनी ने जो 50 लाख लगाए थे उससे 50,000 रुपीज अर्न कर लिए। अब ये जो 50,000 रुपीज आए हैं, कंपनी इसको क्या करेगी? अपने शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर देगी। कितने शेयर होल्डर्स थे कंपनी के पास? कंपनी के पास 50,000 शेयर होल्डर्स थे, तो कंपनी इसको क्या करेगी? शेयर होल्डर्स में डिवाइड कर लेगी, ठीक है। मतलब जितना भी उनको प्रॉफिट मिलेगा, एक मिनट सॉरी, कंपनी क्या करेगी? इसको 50,000 में डिवाइड कर लेगी। तो जो उनके 100 रुपये थे, अब वो कितने हो जाएंगे? 101, ठीक है। इन्वेस्टेड मनी कितना हो जाएगा? 101। इस तरीके से अमाउंट बढ़ता जाता है, डिविडेंड ऐड ऑन होता जाता है और पर शेयर की प्राइस इंक्रीज होती जाती है, ठीक है। तो दिस इज द कंसेप्ट कि कोई क्यों किसी कंपनी में इन्वेस्ट करेगा या क्यों कोई भी किसी कंपनी का शेयर में इन्वेस्ट करता है, या इसको इन्वेस्ट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनको क्या मिलता है? इन रिटर्न डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी, ठीक है। ओके, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंपनी, ठीक है। ये मैंने आपको कंपनी के बारे में बेसिक नॉलेज दे दी, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं कंपनी का। कंपनी का इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी खुलती कैसे है? तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है लॉ से, ठीक है। कंपनी का जो लॉ है, कंपनीज एक्ट 2013, उससे कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है और उससे ही कंपनी वाइंड अप भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कंपनी की अपनी खुद की पहचान है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि कंपनी का बर्थ लॉ से होता है और कंपनी एंड भी लॉ से ही होती है, ठीक है। कोई भी शेयर होल्डर या कोई भी ओनर या कोई भी अकेला व्यक्ति चाहे हम कंपनी बंद कर दे तो ऐसे कंपनी बंद नहीं होती है। कंपनी का खुद का नाम होता है, कंपनी की खुद की पहचान होती है, ठीक है। कंपनी अपने नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे कोई भी प्रॉपर्टी परचेज कर सकती है, कंपनी अपने नाम पे कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकती है, कंपनी अपने नाम पर किसी को भी लोन भी दे सकती है। तो कंपनी की एंटिटी अपने शेयर होल्डर से क्या होती है? डिफरेंट होती है। नेक्स्ट, कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब नॉर्मल पर्सन नहीं है, लेकिन ये पर्सन है। लाइक कैसे? क्योंकि इसकी खुद की पहचान है, ठीक है। जैसे हम नॉर्मल पर्सन है तो हम खा सकते, बोल सकते, इमोशंस एक्सप्रेस कर सकते, चल सकते हैं। कंपनी हमारी तरह नॉन लिविंग है, मतलब हमारी तरह, सॉरी लिविंग नहीं है, नॉन लिविंग है। हमारी तरह बोल नहीं सकती, खा नहीं सकती, सो नहीं सकती, इमोशन लेस है कंपनी। लेकिन कंपनी अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, लाइक अस। कंपनी अपने नाम पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, लाइक अस। कंपनी अपने नाम पर लोन ले सकती है, लाइक अस। कंपनी अपने नाम पर लोन दे सकती है, लाइक अस। तो इन दैट वे कंपनी नॉर्मल तो नहीं है, लेकिन कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट, परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब ये होता है कि कंपनी की एग्जिस्टिंग परपीचुअल है। इसका मतलब है कि किसी भी, मतलब मैंने आपको बताया यहाँ पे एक ओनर नहीं होते, यहाँ पे नंबर ऑफ ओनर्स होते हैं। यहाँ पे 50,000 शेयर होल्डर्स थे एंड ईच एंड एवरी शेयर होल्डर इज नोन एज द ओनर ऑफ द कंपनी। हर एक शेयर होल्डर को हम क्या बोलते हैं? कंपनी का ओनर कहते हैं, है ना।
तो कंपनी की जो एग्जिस्टेंस है वो उनके शेयर होल्डर्स से कोई भी वो नहीं है, मतलब इम्पैक्ट नहीं होता। किसी भी शेयर होल्डर की डेथ होती है, इंसॉल्वेंसी होती है, या किसी भी शेयर होल्डर के साथ कुछ भी होता है, उसका इम्पैक्ट कंपनी की एग्जिस्टेंस पर नहीं पड़ता। ठीक है, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर उन शेयर होल्डर्स की डेथ, इंसॉल्वेंसी का इम्पैक्ट नहीं पड़ता। दैट इज हाउ कंपनी इज कॉल्ड परपेचुअल एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी। हर एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है। अप टू व्हाट? अप टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। जैसे कि एक शेयर होल्डर ने 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट किए हैं, तो अगर कंपनी को कल को दिवाला निकल जाता है या कंपनी इंसॉल्वेंट हो जाती है, लॉस में हो जाती है, तो सारे शेयर होल्डर्स उस पर रिएक्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय देम। नेक्स्ट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी भी होती है। चलो कैसे होती है देखते हैं। सपोज एक कंपनी है, इसको ऐसे समझो XYZ। XYZ लिमिटेड एक कंपनी का नाम है। इस कंपनी ने शेयर्स निकाले। कितने शेयर्स निकाले? 50,000 शेयर्स कंपनी ने निकाले, और हर एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है। इस तरीके से कंपनी ने 5 लाख रुपीज़ कॉल्ड अप किए। ठीक है, 5 लाख रुपीज़ कंपनी को ज़रूरत थी, तो कंपनी ने क्या किया? 50,000 शेयर्स निकाले। हर एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज़ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक पर्सन है। ठीक है, ये जो पर्सन है ये है इन्वेस्टर। इसका नाम क्या है? मिस्टर राम। ठीक है, राम को पता चला कि कंपनी ने इन्वेस्टमेंट मतलब कंपनी शेयर कॉल कर रही है, कंपनी का प्रोस्पेक्टस इशू है, कंपनी इतने शेयर्स इशू कर रही है। तो मिस्टर राम ने बोला कि 50,000 शेयर निकाल रही है कंपनी। अच्छा, एक काम करता हूँ, 5,000 शेयर खरीद लेता हूँ। कितने शेयर खरीद लेता हूँ? 5,000 शेयर खरीद लेता हूँ। आप कितने भी शेयर खरीद सकते हो, आपको एक शेयर खरीदना ऐसा कुछ नहीं है। आप नंबर ऑफ कितने भी शेयर्स आपको खरीदने आप खरीद सकते हो। तो जो राम है उन्होंने 5,000 शेयर खरीद ली, हर एक शेयर की प्राइस 10 थी। तो इस तरीके से राम ने कितना इन्वेस्ट कर दिया? 50,000 रुपीज़ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब राम तो इन्वेस्ट करके खुश है। अब क्या हुआ कि राम के घर में कुछ इमरजेंसी आ गई, या राम को इमीडिएट इस 50,000 की ज़रूरत पड़ी। ठीक है, राम के पास पैसे नहीं थे, तो राम को याद आया, यार मैंने एक XYZ लिमिटेड कंपनी में 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए। अब वो जो पैसे वो कुछ बढ़ गए होंगे, तो एक काम करता हूँ, वो पैसे मैं निकाल लेता हूँ। लेकिन कैसे निकालूँ? शेयर्स किसी को सेल करने पड़ेंगे। तो मिस्टर राम के एक दोस्त थे, मिस्टर संदीप। क्या है इनका नाम? मिस्टर संदीप। ठीक है, मिस्टर संदीप को बोला कि संदीप देखो, मेरे पास 5,000 शेयर्स पड़े हैं, हर एक शेयर की प्राइस 10 रुपये है XYZ लिमिटेड की, तुम अगर इंटरेस्टेड हो तो खरीद लो। ठीक है, अच्छी कंपनी है, अच्छा प्रॉफिट देती है, हर साल अच्छा डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन परचेज द शेयर ऑफ द XYZ लिमिटेड। संदीप ने बोला नो इशू, मैं खरीद लेता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे हैं ही। तो कंपनी, मिस्टर राम ने अपने शेयर्स किसको ट्रांसफ़र कर दिए? मिस्टर संदीप को ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, अब संदीप को ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या हुआ? अब संदीप के पास 50,000 रुपीज़ चले गए। सो इन दिस वे द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी, द नेक्स्ट फीचर ऑफ द कंपनी इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। शेयर एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र हो जाएगा, इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। ठीक है, ओनर्स कौन कहलाते हैं? ओनर्स कहलाते हैं इनके ओनर कहलाते हैं इनके शेयर होल्डर्स। ठीक है, और इसके बाद जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट अब कोई तो मैनेज करता होगा, शेयर होल्डर का काम तो इन्वेस्ट करना है और डिविडेंड लेना है। इसके अलावा यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं या ओनर्स हैं, यहाँ पे मैनेज का काम नहीं करते हैं। कंपनी का जो भी मैनेजमेंट का काम होता है वो कौन देखते हैं? वो एक टीम देखती है। अब देखो, नॉर्मली बिजनेस में तो क्या होता है कि एक अकेला मैनेजर पूरे बिजनेस को संभाल लेता है, सोल प्रोप्राइटर हो गया, या पार्टनरशिप में बहुत बड़ा पार्टनरशिप भी है तो 2 से 3 मैनेजर आसानी से संभाल लेते हैं। ब्रांच मैनेजर्स होते हैं तो ब्रांचेस को संभाल लेते हैं। तो लिमिटेड मैनेजर्स रिक्वायर्ड होते हैं छोटे लेवल पर, बट कंपनी तो एक बड़े लेवल का बिजनेस है ना, तो कंपनी को 1 या 2 मैनेजर्स नहीं संभालते, एक टीम, मैनेजर्स की टीम जो है कंपनी को मैनेज करती है, जिसमें हो सकते हैं 12 से 15 मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, पूरी टीम होती है, वो टीम मिलके कंपनी का मैनेजमेंट देखती है। उस टीम को बोला जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। आपने CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर, इस तरीके की पोस्ट का नाम सुना होगा। तो ये सारी जो भी पोस्ट है, डिजिग्नेशन है, वो सारी किसका पार्ट होती है? वो सारी ही कंपनी का पार्ट होती है। ठीक है, वो सारी ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का पार्ट होती है, और ये मैनेजमेंट कमेटी होती है। तो इसको कमेटी कौन करता है? एक मैनेजमेंट की, मतलब एक ग्रुप ऑफ पर्सन करता है। अब द थिंग इज के वो कौन डिसाइड करता है कि कौन बनेगा? क्योंकि जो मैनेजर्स होते हैं उनको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, अच्छी खासी
खासी पोस्ट होती है, अच्छी खासी डिजिग्नेशन होती है। तो हु विल डिसाइड के जो MD है वो कौन बनेगा, CEO कौन बनेगा, COO कौन बनेगा, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करता है, किसका ये डिसीजन होता है कि आई विल बी द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो ऐसे ही डिसाइड नहीं किया जाता। सपोज आई वांट टू बिकम द CEO ऑफ द कंपनी, तो एक इलेक्शन होते हैं, मेरे अलावा और भी लोग तो बनना चाहते होंगे ना, हम सब लोग जो है इलेक्शंस में खड़े होते हैं और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वोट करते हैं, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलता है वो कौन बन जाता है, वो CEO या मैनेजिंग कमेटी का पार्ट बन जाता है। तो इस तरीके से मैनेजमेंट होती है कंपनी का। कॉमन सील, अब कंपनी जो है साइन तो नहीं करती ना, कंपनी हमारे जैसे साइन तो नहीं कर सकती, लेकिन मैंने तो बताया है कि भाई कंपनी की अपनी खुद की पहचान है, कंपनी अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कंपनी अपने नाम पे लोन दे सकती है, कंपनी अपने नाम पे लोन ले सकती है, कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। तो इन सब में क्या होता है, कंपनी के साइन लगेंगे। अब कंपनी को बुलाएंगे तो नहीं, कंपनी कम हेयर डू सिग्नेचर हेयर, तो कंपनी इज लाइक कि मैं चलूँ कैसे, मुझे तो बोलना ही नहीं आता, मुझे तो साइन करने नहीं आते, मेरे तो हाथ नहीं है, मेरे तो पैर नहीं है। तो कंपनी के हाथ पैर तो नहीं है, कंपनी साइन तो नहीं कर सकती, तो फिर क्या किया जाए, फिर साइन तो चाहिए ना। आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बिना साइन के कैसे कॉन्ट्रैक्ट पॉसिबल है, आप किसी को लोन दोगे बिना साइन के कैसे पॉसिबल है, सिग्नेचर इज मैंडेटरी। तो कंपनी क्या करती है, सील प्रिंट कराती है, ठीक है। कंपनी क्या करती है, कंपनी एक सील प्रिंट कराती है, और वो जो सील होती है, आप लोगों ने स्टैंप देखा होगा, स्टैंप रहते हैं सबके, ठीक है। आप किसी भी बिजनेस में जाओगे तो उनका स्टैंप लगाया जाता है, ठीक है। आपके स्कूल में भी स्टैंप पेपर रहते होंगे। तो जो स्टैंप होता है वो कंपनी सील जो है वो यूज़ करती है अपने सिग्नेचर के बिहाफ में, ठीक है। उसकी सील होती है और वो सील का यूज़ किया जाता है जब भी कंपनी अपने नाम पे कोई भी क्या करती है, एक्टिविटी करती है, ठीक है ना। कंपनी कितने टाइप की होती है, तो कंपनी 3 टाइप की होती है, 1 पर्सन कंपनी, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। 1 पर्सन कंपनी नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि एक अकेला व्यक्ति इस कंपनी को चलाने वाला है, ठीक है। ऐसा हो सकता है, ठीक है। कंपनी जो है 1 पर्सन कंपनी मीन्स कंपनी विच हैज ओनली 1 मेंबर एज 1 पर्सन एज अ मेंबर। रूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट इनकॉर्पोरेशन रूल 2014 फर्दर प्रिस्क्राइब्ड only a natural person being the Indian citizen and the resident in India can form 1 person company or can be the nominee for the sole member of the 1 person company. 1 person can form only 1 person company or become the nominee of one such company. ऐसा हो सकता है, yes it is possible कि एक पर्सन अकेला वही डायरेक्टर हो, वही ओनर हो, वही सब कुछ हो, मतलब एक अकेला पर्सन मिलके एक मतलब चला सकता है कंपनी, ठीक है। ऐसा एक ऑप्शन है। नेक्स्ट होती है प्राइवेट और पब्लिक, ठीक है। तो प्राइवेट और पब्लिक में जो डिफरेंस है बेटा, प्राइवेट और पब्लिक में डिफरेंसेस समझ लो। अब यहाँ पे जो ओनरशिप की बात है, अब जो ओनरशिप है वो पब्लिक या प्राइवेट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे ये समझो कि प्राइवेट मतलब कौन ओनर होगा, गवर्नमेंट ओनर होगा, और यहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स ओनर होंगे, ठीक है। ओनरशिप का बेस समझना। अब द थिंग है कि ओनरशिप का बेस कैसे, यहाँ तो ओनर तो जो है आपके कौन होते हैं, यहाँ तो ओनर आपके बेसिकली शेयर होल्डर्स होते हैं। तो जिस कंपनी में मोर देन 51% शेयर्स, more than 51 shares, the limit is 51 shares। पब्लिक कंपनी क्या होता है, अगर किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट मोर देन 151% शेयर परचेज कर लेती है तो वो क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी कहलाती है। क्या कहलाती है, पब्लिक कंपनी कहलाती है। अगर जैसे कि गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीदती है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज होती हैं। तो कभी अगर गवर्नमेंट ने अपने नाम पे मतलब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी प्रेसिडेंट के नाम पे परचेज करती है ना, तो प्रेसिडेंट के नाम पे सारी प्रॉपर्टीज परचेज की जाती हैं। तो अगर गवर्नमेंट ने प्रेसिडेंट के नाम पे 51% शेयर्स किसी भी कंपनी के परचेज कर लिए तो वो कंपनी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती है, पब्लिक बन जाती है। और किसी भी कंपनी में अगर प्राइवेट शेयर्स है, गवर्नमेंट के शेयर लेस देन 51% शेयर्स है तो वो प्राइवेट कंपनी होती है, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और कुछ चीजें और भी होती हैं, ठीक है। प्राइवेट कंपनी जो है मतलब पब्लिकली शेयर होल्डर्स को इनवाइट नहीं कर सकती, ठीक है। प्राइवेट कंपनीज आर नॉट अलाउड टू इनवाइट शेयर्स पब्लिकली आप शेयर्स को, क्योंकि जैसे सपोज मेरी कंपनी है, ठीक है, मैंने कंपनी खोली और मैं शेयर्स इशू किए हैं मैंने, ठीक है, 50,000 शेयर्स। अब लोगों को पता ही नहीं है मैंने अपने शेयर्स इशू किए हैं, तो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे या कैसे शेयर होल्डर्स मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन्विटेशन, कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन है ना, जब लोगों को, जैसे कि कोई भी नई बिजनेस खुलता है, कोई भी नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है, तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू प्रमोशन, ठीक है। इसी तरीके से कंपनीज भी यही करती हैं। कंपनी क्या करती है, अगर अपनी नई कंपनी ओपन अप करती हैं तो उस कंपनी में शेयर्स भी इशू करती हैं। तो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स को कैसे कम्युनिकेट करती है कि हम इतने शेयर्स इशू कर रहे हैं, इतने शेयर्स इशू नहीं कर रहे हैं, थ्रू कम्युनिकेशन, थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू प्रमोशन। तो कैसे एक इन्विटेशन, एक पैम्पलेट या आप एक इन्विटेशन तरीके से कंपनी ड्राफ्ट करती है जनरल पब्लिक को इनवाइट करने के लिए अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। आपने पढ़ा होगा कि प्रोस्पेक्टस एक इनविटेशन जो कंपनी इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स के लिए। तो इसी तरीके से जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको पब्लिकली प्रोस्पेक्टस इशू करना अलाउ नहीं है, ठीक है। प्रोहिबिट एनी पब्लिकेशन इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। Except in the case of one person company, limit the number of member including its present or the past employees members to 200, whereas the share are held by 2 or more person jointly, they shall be the treated as single member, ठीक है। और यहाँ पे जो है एम्प्लॉयज़ का नंबर भी फिक्स होता है, और ये होती है आपकी प्राइवेट कंपनी, ठीक है। चलो सॉरी, पब्लिक कंपनी। इसमें होता है लिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। 3 टाइप की कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट लाइबिलिटी ये है। अब द थिंग इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी खुली कैसे जाती है, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कैसे होता है। इनकॉर्पोरेशन मतलब कंपनी स्टार्टअप कैसे की जाती है। तो इनकॉर्पोरेशन की 4 स्टेजेस होती है। आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़कर आए हो, स्टिल मैं आपको 5 मिनट में फटाफट रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको जो है थ्योरी पोर्शन में, जब आपकी थोड़ी बहुत थ्योरी पोर्शन आती है आपके एग्जाम में, या मे बी जो है आपको MCQs के फॉर्म में ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। दैट्स व्हाई आई एम जस्ट रिकॉलिंग यूज ऑल दीज थिंग। तो 4 स्टेजेस होती है कंपनी को अगर आपको खोलना है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू स्टार्ट अ न्यू कंपनी देन यू नीड टू फॉलो 4 स्टेजेस: प्रमोशन, इनकॉर्पोरेशन, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस। अब ध्यान ये देना कि इनकॉर्पोरेशन ये जो स्टेज है, ये 2 स्टेज पे, यहाँ तक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सिर्फ 2 ही स्टेज फॉलो करनी होती है। जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है वो इसके बाद अपने नॉर्मल फंक्शंस परफॉर्म कर सकती है। दिस इज द इनकॉर्पोरेशन स्टेज ऑफ द कंपनी, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन कंपनी का कहाँ हो जाता है, 2nd स्टेज तक कंप्लीट हो जाता है। और ये जो 3rd और 4th स्टेजेस हैं ये फॉलो करनी पड़ती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए ये 4 स्टेजेस कंपलसरी हैं, लेकिन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए सिर्फ 1st और 2nd स्टेज ही इंपॉर्टेंट है, 3rd और 4th स्टेज इंपॉर्टेंट नहीं है, या उनको करना ही नहीं है, ठीक है। प्रमोशन क्या होता है, प्रमोशन ये है कि आपके मन में आइडिया आया, ठीक है, आपने सोचा कि यार हमको कंपनी खोलनी है। आप कौन हो, आप प्रमोटर हो, ठीक है। कंपनी अभी खुली नहीं है, दिमाग में सिर्फ आइडिया आया है, ठीक है, दिमाग में आइडिया आया, प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आया टू स्टार्ट अप अ न्यू कंपनी, ठीक है। इसके बाद कंपनी अगर स्टार्ट कर रहे हो, जो भी आइडिया उसकी फिजिबिलिटी स्टडी भी करना पड़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिकल फिजिबल, भाई जितना सोचा है उतना पैसा है कि नहीं है, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, जिसमें आप जो है जितनी आपने बिजनेस सोचा है, जितना बड़े लेवल पर एक्सपांड करने का, उतनी कैपिटल अरेंज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से फिजिबिलिटी स्टडी कर ली। अब आपको अपना आइडिया अच्छा लगा, आपने उसकी फिजिबिलिटी जो है रियलिटी स्टडी कर ली कि नहीं, ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है बिजनेस स्टार्ट करने का सही है, सस्ता भी है, मैं मतलब पॉसिबल आइडिया होना चाहिए। बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस स्टार्ट करने में सबसे पहला माइंड में क्वेश्चन क्या आता है, बिजनेस किसका होगा। तो आपके दिमाग में जो आइडिया आया कि हाँ इस चीज़ का बिजनेस हम करते हैं, तो बिजनेस का जो आइडिया है वो फीजिबल होना चाहिए, पॉसिबल होना चाहिए, आपकी पॉकेट में उतना मनी होना चाहिए जो आप बिजनेस सोच रहे हो कंडक्ट करने का, ठीक है। मतलब जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे आपके आसपास के लोग उसको परचेज करें, जो सर्विसेज आप देने वाले हो वो लोग परचेज करें, ठीक है। तो फिजिबिलिटी आइडिया परचेज हो गया, मतलब सॉरी फिजिबिलिटी आइडिया जो है वो क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट फाइनेंस सारा कुछ हो गया। नेक्स्ट इज
व्हाट, नेक्स्ट क्या करना है आपको, नेक्स्ट आपको ये करना है कि अब आपको नाम सोचना है कंपनी का, ठीक है। आप खुद तो अप्रूव करोगे नहीं, तो आप जो है नंबर ऑफ नेम्स किसको भेजोगे, रजिस्ट्रार ऑफिस में भेजोगे, ठीक है। वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस ने 5 से 6 नंबर एप्लीकेशन भेजनी होती है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने की, और उसका नाम भेजना पड़ता है। रजिस्ट्रार ऑफिस वहाँ से एक कोई नाम अप्रूव कर देता है, आपको जो है सीक्वेंस वाइज अपने 6 से 7 नाम सजेस्टेड जो भी आपकी कंपनी के नाम होते हैं वो आपको सेंड करने होते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस ने एक सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। इसके बाद आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये इंपॉर्टेंट जो है डॉक्यूमेंट होते हैं कंपनी का, ठीक है, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, जिसमें कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी के इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो होते हैं, सिग्नेचरीज भी उसमें सिग्नेचर की करते हैं, जिसमें कंपनी की टोटल कैपिटल, ऑथोराइज्ड कैपिटल रजिस्टर किया जाता है, कंपनी की शेयर होल्डर्स की लाइबिलिटी रजिस्टर की जाती है, सारा कुछ उसमें इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है कंपनी का सेंड करते हैं, ठीक है। कंपनी के एक तरीके से बायोडेटा होता है। इसके अलावा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये जो है अपने इंटरनल मैनेजमेंट के लिए कंपनीज प्रिपेयर करती है, ठीक है। फिर इसके बाद सिग्नेचरीज डिफाइन करना, कुछ प्रोफेशनल्स को हायर करना, क्योंकि इतना सारा पूरा लीगल काम होता है तो काफ़ी लेंदी और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, जिसमें आपको प्रोफेशनल जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, मैनेजर्स हैं, उनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप प्रोफेशनल्स को भी हायर करते हो, तो काफ़ी कुछ होकर फिर कंपनी का प्रमोशन का काम होता है, ठीक है। इतने सारी चीज़ें आपको प्रमोशन में करनी होती है, और ये सारा जो भी अंडरटेक करता है स्टेप्स जो भी प्रमोशन की, वो कहलाता है प्रमोटर्स, ठीक है। इसके बाद एक बार आपने प्रमोशन की सारी स्टेजेस कंप्लीट कर ली, नेक्स्ट क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन में यहाँ पे आपको इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिलता है फ्रॉम द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द कंपनी, जहाँ पे आपको ये बोल दिया जाता है और कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब आपकी कंपनी का लीगली बर्थ हो चुका है, आपकी कंपनी जो है नॉर्मल एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए रेडी है। थर्ड इज कैपिटल सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये जो स्टेज है ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही जो है यूज़ करती है, अंडरटेक करती है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी ही फॉलो करती हैं। पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है, कैपिटल सब्सक्रिप्शन में जो पब्लिक है उसको अपना प्रोस्पेक्टस इशू करके कंपनी के लिए शेयर्स इनवाइट करती है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अलाउ नहीं है प्रोस्पेक्टस इशू करना और पब्लिक से शेयर्स इनवाइट करना। यस, पब्लिक लिमिटेड कंपनी को ही ये अलाउ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अलाउंस ही नहीं है। तो ये जो स्टेज है पब्लिक लिमिटेड कंपनी इसको फॉलो करती है, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या करती है, कैपिटल सब्सक्राइब करवाती है। जो नॉर्मल पब्लिक है उसको क्या करती है, उसको इन्विटेशन भेजती है कि डू इन्वेस्टमेंट इन अवर कैपिटल। इसके बाद कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, और इन फोर्थ स्टेज कंपनी का जो है बिजनेस कमेंस हो सकता है, ठीक है। तो दीज आर द 4 स्टेजेस। नेक्स्ट, शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। कंपनी की शेयर कैपिटल क्या होती है? सो द शेयर कैपिटल मीन्स द अमाउंट दैट कंपनी रिसीव टूवर्ड्स द शेयर कैपिटल फ्रॉम द इशू ऑफ शेयर, बोथ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर. Share is a unit in which the capital of the company is divided. Each share has its nominal face value. Holders of these shares are called shareholder member of the company. अब जो शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है, इस चीज़ को समझो पहले तो, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या चीज़ होती है? शेयर कैपिटल ये होती है, कैपिटल समझते हो, देखो शेयर कैपिटल, शेयर प्लस कैपिटल, शेयर प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल। शेयर प्लस कैपिटल इज इक्वल्स टू शेयर कैपिटल, ठीक है। अब कैपिटल तो आप सबको पता है कि जो अमाउंट एक बिजनेस में इन्वेस्ट होता है उसको बोलते हैं कैपिटल। अब जो अमाउंट जो है शेयर के थ्रू इशू करके इन्वेस्ट किया जाता है उसको शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। सपोज किसी कंपनी ने 5000 शेयर्स इशू किए, हर एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। तो इस तरीके से शेयर होल्डर्स ने, जो पोटेंशियल शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए और उनके पास जो टोटल अमाउंट रिसीव होगा वो कुछ 5 लाख होगा। तो ये जो 5 लाख रुपीज़ रिसीव हुआ है ये क्या करेगी कंपनी इस 5 लाख का क्या करेगी, आइडल तो नहीं रखेगी। कंपनी इस 5 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करेगी, किस में इन्वेस्ट करेगी? इन्वेस्ट इन बिजनेस एक्टिविटीज़, ठीक है। जो भी उनकी बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगी कंपनी ये 5 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करेगी अपनी नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में, ठीक है। तो जो कैपिटल मतलब जो अमाउंट बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट किया जाता है उसको तो हम कैपिटल बोलते हैं, और ये जो
कैपिटल अमाउंट है, ये किससे रेज हुआ है? थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स, दैट्स व्हाई दिस अमाउंट इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। ठीक है, अब आपको मैंने शेयर तो समझा दिया क्या होता है, शेयर कैपिटल ये हो गया। नेक्स्ट, अब हर एक शेयर की दो वैल्यूज होती है। ठीक है, हर एक शेयर की कितनी वैल्यू होती है? दो वैल्यू होती है, एक होती है उसकी मार्केट वैल्यू और दूसरी दूसरी क्या होती है? फेस वैल्यू, शेयर वैल्यू। ये एक वैल्यू जो उसकी होती है ओरिजिनल वैल्यू जो है, हर एक शेयर की ओरिजिनल वैल्यू, जिस वैल्यू पे उसको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, वो उसकी होती है FB, फेस वैल्यू। और दूसरी उसकी होती है मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 100 हो सकती है, 1000 भी हो सकती है। मार्केट वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एंड द डिविडेंड। सपोज किसी कंपनी ने 10 रुपए के शेयर्स इशू किए, ठीक है, कंपनी ने क्या किया, किसी भी कंपनी ने 10 रुपए के शेयर्स इशू किए, 5000 शेयर्स इशू किए थे। ठीक है, हर एक शेयर की, रुको एक सेकेंड, 5000 शेयर्स इशू किए थे 10 रुपए के। ठीक है, और कंपनी को कितना अमाउंट मिला? 50,000। कंपनी ने इस 50,000 को इन्वेस्ट किया और कंपनी ने इस 50,000 से ही कितना अमाउंट अर्न कर लिया? 50,000 अर्न कर लिया। अब ये जो 50,000 कितने हो गए? 50,000 मतलब प्रॉफिट का, मतलब अमाउंट जितना इन्वेस्ट किया था उसका जो है इक्विवेलेंट क्या निकाल लिया? प्रॉफिट निकाल लिया। तो जो शेयर की प्राइस है वो भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इस पर डिविडेंड ऐड हो गया है ना, कंपनी ने परफॉर्म किया और ये प्रॉफिट अर्न किया। अब ये जो प्रॉफिट है 50,000 प्रॉफिट है, 5,000 अगर मैं शेयर्स में डिवाइड कर देती हूँ तो कितना हो गया प्रॉफिट? 10 रुपए। प्रॉफिट मतलब डिविडेंड। तो इसकी जो फेस वैल्यू है, फेस वैल्यू 10 रुपए इन्वेस्ट किया था, 10 रुपए का डिविडेंड हो गया। अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 20 रुपए। अब ये अगर फर्दर ट्रांसफर होगा शेयर, एक शेयर होल्डर से दूसरे शेयर होल्डर को अगर ये शेयर ट्रांसफर होगा तो इसकी करंट वैल्यू मार्केट वैल्यू पे ट्रांसफर होगा, फेस वैल्यू पे नहीं होगा। फेस वैल्यू वो वैल्यू होती है जो फर्स्ट टाइम कोई भी कंपनी जिस वैल्यू पे अपने शेयर्स इशू करती है। ठीक है, तो ये हो गई उसकी मार्केट वैल्यू। दो वैल्यूज होती है, दैट्स इट। नेक्स्ट, काइंड्स और द क्लासेस ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने टाइप के होते हैं? पढ़ा होगा, प्रेफरेंस होता है और इक्विटी होता है। ठीक है, क्या डिफरेंस होता है प्रेफरेंस और इक्विटी में? तो देखो, इक्विटी का जो डिविडेंड रेट है, ठीक है, जो डिविडेंड रेट है ये कैसा रहता है? फ्लक्चुएटिंग रहता है, मतलब डिसाइडेड नहीं है। ठीक है, आप कंपनी को जितना प्रॉफिट होगा उस अकॉर्डिंगली कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। कंपनी को प्रॉफिट नहीं है, कंपनी डिविडेंड नहीं देगी। कंपनी को कम प्रॉफिट है तो कंपनी कम डिविडेंड देगी, कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट है तो ज्यादा डिविडेंड देगी। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हमेशा फिक्स होता है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड फिक्स होता है परसेंटेज के वाइज। सपोज ये जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं, कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर्स निकाले, 5,000 प्रेफरेंस शेयर निकाले, हर एक शेयर की प्राइस कितनी है? 10 रुपीज है। ठीक है, अब कंपनी ने इनका डिविडेंड रेट फिक्स कर दिया 10%। कितना कर दिया? 10%। तो 10% ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 10% ऑफ 10 कितना हो जाएगा? 1 रुपीज। तो हर साल कंपनी फिक्स डिविडेंड ही देगी इनको। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो भी इनका डिविडेंड फिक्स रहेगा, कंपनी को लॉस होगा तो भी इनका डिविडेंड फिक्स रहेगा। कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ, नहीं हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, इनफैक्ट लॉस भी हुआ तो भी इनका डिविडेंड फिक्स ही रहेगा। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का डिविडेंड क्या होता है? फ्लक्चुएट होता है। ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट कम होगा तो कम डिविडेंड मिलेगा, लॉस होगा तो इनको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। और जो नाम है समझ में आ रहा है, प्रेफरेंस, इनको क्या दी जाती है? प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस दी जाती है मतलब कि इक्विटी, मतलब जो शेयर हो है, ठीक है, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती, कंपनी को प्रॉफिट हुआ, कंपनी पहले अपनी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज उससे पे ऑफ कर लेती है। जैसे कि किसी से लोन लिया होगा, एक्सटर्नल थर्ड पार्टी से लोन लिया होगा, तो पहले कंपनी अपने डेट्स क्लियर करती है। डेट्स क्लियर करने के बाद टैक्स, इंटरेस्ट, ये सारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, किसी से लोन दिया है तो इंटरेस्ट भी देना है, वो सारी चीजें करना, टैक्स देना। टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बचेगा उससे डिविडेंड देती है, तो उसमें से भी पहली प्रायोरिटी इनको मिलती है। क्योंकि ये कौन है? ये प्रेफरेंस शेयर्स है। पहले डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को मिलते हैं, इसके बाद जो अमाउंट बचता है उससे डिविडेंड किसको डिक्लेयर होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिक्लेयर होते हैं। ठीक है, एक डिफरेंस तो ये हो गया कि इनका डिविडेंड रेट फिक्स रहता है, इनका डिविडेंड रेट फिक्स नहीं रहता, फ्लक्चुएटेड रहता है। दूसरी चीज है कि इनको प्रायोरिटी मिलती है, इनको बाद में पे ऑफ किया जाता है। तीसरी चीज ये है कि दे आर हैविंग द
वोटिंग राइट, ठीक है। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं इनके पास वोटिंग राइट है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग राइट नहीं होते। वोटिंग राइट मतलब कि जैसे सपोज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो डिसाइड करने हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चेंज हो रहे हैं, सीईओ की पोस्ट चेंज हो रही है, एमडी चेंज हो रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं वो इलेक्शंस के थ्रू उनको पोस्ट दी जाती है ना। तो इलेक्शंस में कौन वोट करते हैं, शेयर होल्डर्स वोट करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स वोट नहीं कर सकते, इनके पास वोटिंग राइट नहीं है। कंपनी का कौन सीईओ बनेगा इनमें इनका कोई भी रोल नहीं होता है। इक्विटी शेयर्स वोट करते हैं, इक्विटी शेयर डिसाइड करते हैं कि कौन जो है नेक्स्ट एमडी बनेगा, नेक्स्ट सीईओ बनेगा, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है दोनों शेयर्स में, ठीक है, ध्यान रखना। और प्रेफरेंस शेयर्स के आगे हमेशा क्या लगाया जाता है, परसेंटेज लगाया जाता है, जैसे कि 9% प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। और ये जो परसेंटेज है ये क्या बताता है, उसका डिविडेंड रेट बताता है, ठीक है। ये होगा डिफरेंसेस। मैंने तो आपको बता दिया ये सारी चीजें कि इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड लेने का, ठीक है, इनका अमाउंट फिक्स होता है, और इनको जो है कंपनी वाइंड अप जब होती है, कंपनी अगर क्लोज होती है तो उस समय भी हमें अपने शेयर होल्डर्स का पैसा पे बैक करना होता है, उस समय भी इनको प्रेफरेंस दी जाती है। तो ये प्रेफरेंशियल शेयर्स होते हैं। और जो शेयर होल्डर्स, ओके, प्रेफरेंस शेयर्स के भी यहाँ पे आपको दिए हुए हैं टाइप्स, ठीक है। इसके बाद क्लासेस ऑफ प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं डिविडेंड पहले मिलना है, इनको फिक्स डिविडेंड मिलना है, ठीक है, इनको कोई सरप्लस प्रॉफिट नहीं मिलता, कन्वर्ट भी नहीं हो सकते, और रिडम्पशन में भी इनको प्रायोरिटी दी जाती है। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू। अभी मैंने आपको शेयर कैपिटल का मतलब समझा दिया। अब जो शेयर कैपिटल होती है वो कितने टाइप की है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या जो बैलेंस शीट होती है या हम उसका जो नोट्स टू अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसमें 4 टाइप की आपकी क्या दिखाई देती है, आपकी कैपिटल दिखाई देती है। पहली ऑथोराइज्ड, दूसरी इशूड, थर्ड सब्सक्राइब्ड। अब ये कैपिटल्स क्या होती है, देखो। सो द फर्स्ट इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, ठीक है। ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होती है, ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट अ कंपनी कैन रेज इन हिज और हर लाइफ टाइम, इन देयर लाइफ टाइम, ठीक है। कंपनी की, जैसे कंपनी कैपिटल इशू करती है, कंपनी शेयर्स इशू कर रही है, शेयर कैपिटल इशू मतलब रेज करती है या शेयर्स इशू करती है, तो कंपनी इज हैविंग द मैक्सिमम लिमिट ऑफ शेयर्स, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को जितने भी शेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है अनलिमिटेड शेयर्स कंपनी रेस कर रही है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कंपनी के जो शेयर्स की लिमिट होती है वो फिक्स होती है। तो वो फिक्स्ड कैपिटल कहाँ, वो फिक्स्ड जो शेयर कैपिटल है वो कहाँ लिखी जाती है, वो लिखी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, ठीक है। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो कैपिटल लिखी जाती है उसको बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। जितनी कैपिटल कंपनी ने क्या की है, अपनी ऑथोराइज्ड की है, ठीक है। अब कंपनी के पास मैक्सिमम लिमिट हो गई। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कंपनी ने क्या किया है, 10 लाख शेयर्स ऑथोराइज्ड किए हैं, कितने के, ऑफ ₹10 ईच। तो अकॉर्डिंगली कंपनी कैन रेज this much amount, so this is what, this is the authorized capital। ये क्या होती है, ये authorized capital होती है कि कंपनी के पास इतने शेयर्स की क्या है, ये क्या है, ये शेयर्स है, एंड दिस इज व्हाट मैक्सिमम शेयर्स। कंपनी इस शेयर से ज्यादा शेयर्स इशू नहीं कर सकती, एंड द थिंग इज कि कंपनी अपनी लाइफ टाइम में इतने कैपिटल से ज्यादा कैपिटल इशू नहीं कर सकती थ्रू द इशू ऑफ शेयर्स। दिस इज द ऑथराइज्ड कैपिटल, कंपनी के पास लिमिट होती है, ठीक है। अब सेकंड कैपिटल क्या लिखी हुई है, इशूड कैपिटल। तो इशूड कैपिटल वो कैपिटल होती है जो कंपनी एट ए टाइम पब्लिक को ऑफर करती है सब्सक्रिप्शन के लिए। सपोज कंपनी के पास मैक्सिमम है, ठीक है, अब कंपनी ने इसमें से 1 लाख शेयर्स इशू कर दिए, ठीक है, ₹10 ईच। तो इस हिसाब से कंपनी कितनी, 10 लाख क्या करेगी, कैपिटल रेस कर रही है पब्लिक से, ठीक है। कंपनी ने क्या किया है, ये क्या करे है, ये इशू कर दिया। अब कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी बची हुई है, कंपनी के पास ऑथराइज्ड कैपिटल के अकॉर्डिंग कितने शेयर्स लिमिट बची हुई है, सिर्फ 9 लाख। अब कंपनी पब्लिक के थ्रू 9 लाख शेयर्स ही इशू कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, या इसमें से जो है उसकी लिमिट कट हो गई है, ठीक है, इसमें से माइनस हो गया उसका अमाउंट। अब जितना अमाउंट रिमेनिंग रहेगा उतना ही थ्रू द इशू ऑफ शेयर कंपनी इशू कर सकती है, ठीक है। अब थर्ड काइंड ऑफ कैपिटल इज सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल वो कैपिटल होती है बेटा जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है। ऐसा है कि अगर आप कोई भी चीज मार्केट में बेचने निकलते हो तो ऐसा नहीं है कि पूरी बिक जाए,
ठीक है, या ऐसा भी नहीं है कि कुछ भी ना बिके, तो कुछ तो आपका जो है सामान आप मार्केट में बेचने जाते हो तो कुछ तो आपका सामान बिक ही जाता है, तो बस वो समझ लो सब्सक्राइब। कंपनी ऑफर इशू कर रही है 1 लाख शेयर्स, हो सकता है पब्लिक ने इसमें से 90,000 शेयर्स ही परचेज किए हों, ठीक है, तो इस हिसाब से कंपनी के पास कितनी कैपिटल आ गई, 9 लाख। तो दिस इज व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ये क्या होती है, ये कहलाती है सब्सक्राइब्ड कैपिटल कि कंपनी ने इशू तो किए हैं 1 लाख, कंपनी बेचना तो 1 लाख शेयर्स चाहती है लेकिन पब्लिक 90,000 से ज़्यादा खरीदना नहीं चाहती, तो जितने पब्लिक इशू कर लेते या जितने पब्लिक सब्सक्राइब कर लेते दैट इज व्हाट सब्सक्राइब्ड कैपिटल, ठीक है। अब नाउ सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी 2 टाइप की होती है, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड एंड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्रिप्शन तो हो गया लेकिन पूरा पैसा नहीं मिला, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, और सब्सक्रिप्शन हो गया पूरा पैसा भी मिल गया, दैट इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड। अब इस चीज को कैसे समझोगे, इस चीज को ऐसे समझो कि कंपनी ने सपोज 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, हर एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज है, ठीक है, जिसकी जो इंस्टॉलमेंट है कुछ ऐसी इंस्टॉलमेंट बनाई है कंपनी ने, ठीक है, हर एक शेयर की इंस्टॉलमेंट होती है, ये एप्लीकेशन अमाउंट कहलाता है, ये अलॉटमेंट कहलाता है और ये फर्स्ट कॉल कहलाता है। और अगर आगे भी कंपनी बढ़ाना चाहती है तो 3 कॉल तक कंपनी इंस्टॉलमेंट डिवाइड कर सकती है, मतलब मैक्सिमम 5 इंस्टॉलमेंट कंपनी पैसा कॉल कर सकती है, ठीक है। 10,000 कंपनी ने क्या किए हैं, इशू किए हैं और 10,000 सब्सक्राइब हो गए। अब एक शेयर होल्डर है, ठीक है, एक कौन है, ये शेयर होल्डर है, ये है मिस्टर राम, इन्होंने 5,000 शेयर्स क्या कर लिए, परचेज कर लिए और इन्होंने 3 रुपीज कंपनी को दे दिए, ठीक है, मतलब इन्होंने 5,000 शेयर्स परचेज किए तो 5,000 इंटू 10 इनको टोटल कितने देने हैं कंपनी को, 50,000 रुपीज कंपनी को देने हैं, ठीक है। लेकिन इन्होंने एप्लीकेशन का तो अमाउंट पूरा दे दिया 15,000। फिर कंपनी ने बोला मिस्टर राम अलॉटमेंट का अमाउंट दो, तो जो मिस्टर राम है इन्होंने 5,000 पर 2 रुपीज अलॉटमेंट का अमाउंट भी दे दिया। अब कंपनी ने बोला मिस्टर राम 5,000 पर अभी भी आपको 5 रुपीज देने हैं, दैट इज 25,000 रुपीज अभी देने हैं। तो मिस्टर राम ने बोला नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू पे दिस अमाउंट। अब ये क्या हो गया, मिस्टर राम पे नहीं कर रहे हैं एक कॉल पर, इस चीज को बोलते हैं कॉल्स इन एरियर। इस चीज को क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर। जब शेयर होल्डर शेयर तो खरीद लेता है, एक इंस्टॉलमेंट 2 इंस्टॉलमेंट तो दे देता है, लेकिन कुछ इंस्टॉलमेंट में वो एरियर कर देता है, कुछ इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करने से मना कर देता है, तो उसको क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, दैट थिंग इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। उसको क्या कहते हैं, कॉल्स इन एरियर। और इस केस में भी अभी कंपनी के पास कितनी कैपिटल मिल गई है, कंपनी को सिर्फ 25,000 मिल गई है, तो 25,000 नहीं मिली, तो इसको बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड। सब्सक्राइब तो हो गई लेकिन पूरा कैपिटल का पैसा नहीं मिला, तो सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड, पूरा पेमेंट नहीं मिला ड्यू टू कॉल्स इन एरियर, ठीक है। और यही अगर मिस्टर राम पूरे 25,000 पे कर देते तो क्या होता, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, सब्सक्राइब भी हो गया, पूरा पैसा भी कंपनी को मिल गया, सो दिस इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड, ठीक है। आया समझ में, तो ये होती है आपकी क्लासिफिकेशंस ऑफ शेयर्स, ठीक है। चलिए, सो आज के लिए इतना ही। इनका जो प्रेजेंटेशन है बैलेंस शीट में, मैं आपको कल की क्लास में प्रॉपर इनका प्रेजेंटेशन बैलेंस शीट में समझाऊंगी, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस बेल आइकन ऑल्सो सो दैट यू कैन गेट नोटिफिकेशन ऑफ क्लासेस एंड यू कैन फॉलो प्राडिस एजुकेशन ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ये हमारी वेबसाइट है। एंड आर ई लर्निंग ऐप इज अवेलेबल ऑन गूगल प्ले स्टोर, iOS स्टोर, एंड दिस इज द कॉन्टैक्ट नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एनी टाइम।